नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल या बरमूदा तकोन ऐसे मौजू है जो मुख्तलिफ अंदाज में सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं। अफसानवी किस्से, खौफनाक दास्तानें, नाकाबिल यकीन वाक़यात, तारीख़ी शहादतें, इन सब को इस तरह गड़मड़ कर दिया गया है कि पढ़ने वाला किसी सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाता, बल्कि गैर शऊरी तौर पर इसके लाशऊर में एक ऐसी दास्तान की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसमें कुछ तजस्सुस, कुछ खौफ, कुछ नए हकाइक और कुछ अफसानवी किस्से शामिल होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है और एक मुसलमान को इस मसले को किस रोशनी में देखना चाहिए? नीज़ जो कुछ दुनिया के सामने इस इलाके के बारे में बताया जा रहा है, क्या ये सब अफसाना है या हकीकत? अगर हकीकत है तो फिर इस पानी के अंदर ऐसा क्या है जो आज तक हजारों अफराद को निगल गया, सैकड़ों जहाज़ों को गायब हो गए और उनका कुछ पता भी ना चल सका? क्या इबलीस के साथ इसका कोई ताल्लुक है या काना दज्जाल इस इलाके में मौजूद है? नाजरीन, बड़े बड़े देवहैकल जहाज़ों का पुरसकून समंदर में बगैर किसी खराबी या हादसे के अचानक गायब हो जाना, कभी मुसाफरों का बच जाना और जहाज़ों का अगवा किया जाना, या कभी जहाज़ों का सही हालत में बच जाना और मुसाफरों का अगवा कर लिया जाना, फिजा में उड़ते हुए जहाज़ों का देखते ही देखते कहीं गुम हो जाना, या सब ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तशरीह आज तक दिल को मुतमईन नहीं कर सकी। इनका गायब होना इस कदर तेज़ होता कि तैयारों के पायलट या जहाज़ के कप्तान को एमरजेंसी पैगाम भेजने की भी मोहलत नहीं मिल पाती। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि गायब होने वाले तैयारों, जहाज़ों और मुसाफरों का कोई नामो निशान भी नहीं मिल सका। अगरचे बाज़ माहरीन की तरफ से ये बारबार करवाने की कोशिश की जाती रही है कि इस जगह समंदर के अंदर ऐसे तेज़ तूफान आते हैं जिनकी शिद्दत से ये जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर हवाएं इनको दूर दराज के पानियों में बहा ले जाती हैं। लेकिन इस तशरीह को इंसानी जहन इसलिए तस्लीम नहीं कर सकता कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जबकि माहिरीन समंदर की गहराइयों में पहुंचकर मछलियों और दीगर आबी जानवरों पर तहकीक के लिए इनके जिस्मों के साथ कैमरे लगाकर इनकी तमाम नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं, तो क्या आज तक वो बरमूदा तकोन में गायब होने वाले बड़े बड़े जहाज़ों का मलबा भी कहीं नहीं ढूंढ सके? इस इलाके में रूनमा होने वाले तमाम हादसात में एक बात इंतहाई अहम है कि अगवा होने वाले तैयारों के पायलट और जहाज़ के कप्तान या मुसाफरों में अपने वक्त के माहिर लोग अगवा किए गए हैं। इसी तरह जितने भी हादसात हुए हैं, इस वक्त वहाँ मौसम बिल्कुल मोतदिल और दिन का वक्त था। चुनाचे मौसम की खराबी को भी इसमें कोई दखल नहीं दिया जा सकता। तैयारों और जहाज़ों से इनके हेडक्वार्टर का राब्ता अचानक मुनक़ता हो जाना, गोया रेडियो सिग्नल किसी ने जाम कर दिए हों। अक्सर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि बरमूदा तकोन में ऐसी पुरअसरार कशिश है जो हमारी इस कशिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसको हम जानते हैं। बरमूदा तकोन लोगों के लिए एक पुरअसरार इलाका बन चुका है जिसके बारे में जानने के लिए इंसानी तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा है। बाद मुस्लिम मुहक्किकीन का ख्याल है कि शैतानी समंदर और बरमूदा ट्रायंगल के अंदर दज्जाल ने खुफिया पनाहगाहें बनाई हुई हैं जहां से वो दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। इस बारे में भी हम तफसील से आज रोशनी डालेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं बरमूदा ट्रायंगल के महल वकूअ के बारे में। बरमूदा बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन के कुल 300 जजीरों पर मुश्तमिल इलाका है जिनमें अक्सर गैर आबाद हैं। सिर्फ 20 जजीरों पर इंसान आबाद हैं, वो भी बहुत कम तादाद में। जो इलाका ख़तरनाक समझा जाता है इसको बरमूदा तकोन कहते हैं। इस तकोन का कुल रकबा 11,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शुमाली सिरा जज़ायर बरमूदा और जनूब मशरकी सिरा पोर्टो रिको और जनूब मगरबी सिरा मियामी से है। यानी इसका तकोन मियामी फ्लोरिडा में बनता है। जी हाँ, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के मानी इस खुदा का शहर जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। इसके दूसरे मानी हैं कि वो खुदा जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। तकरीबन 400 साल से किसी इंसान ने इन वीरान जजीरों में जाकर आबाद होने की कोशिश नहीं की है। यहाँ तक कि जहाज़ के कैप्टन तक इस इलाके से दूर ही रहते हैं। इनमें एक जुमला बड़ा आम है जो वो एक दूसरे को नसीहत भी करते हैं कि वहाँ पानी की गहराइयों में खौफ और शैतानी राज छुपे हैं।
यहाँ तक कि किसी ने इस रास्ते पर सफ़र करने वाले मुसाफिर बल्कि एयर होस्टेस तक सबसे पहले यही सवाल करती हैं कि क्या हमारा त्यारा बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर जाएगा। कंपनी का जवाब अगरचे नफ़ी में ही होता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। नाजरीन, अब बात करते हैं क्या बरमूदा ट्रायंगल वाकई तकोन की शक्ल में है। तो नाजरीन, मैं ये बताता चलूँ कि बरमूदा ट्रायंगल सारा का सारा पानी में है, जो कि बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में है। चुनाचे काबिल गौर बात है कि ठाटे मारते समंदर में तकोन किस तरह बन सकता है। तो जानना चाहिए कि तकोन हकीकी नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस इलाका है जहां नाकाबिल यकीन हादसात होते हैं। इस इलाके को तकोन यानी ट्रायंगल का फर्जी नाम दे दिया गया है। इस नाम के बारे में मशहूर ये है कि पहली बार इस इलाके के लिए बरमूदा ट्रायंगल का नाम 1945 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस वक्त इस्तेमाल किया गया जब इस इलाके में कुछ तैयारे गायब हो गए। ये बात काबिल गौर है और तवज्जो के लायक है कि इस तकोन का नाम ही क्यों दिया गया। इस हादसे से पहले भी यहाँ बहुत से हादसा रूनुमा हो चुके थे, लेकिन इस वक्त इस इलाके को बरमूदा तकोन की बजाय शैतान के जजीरे कहा जाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 जब इस इलाके से गुजरा तो इसने भी यहाँ कुछ अजीबो गरीब मुशाहिदात किए। मसलन आग के गोलों का समंदर के अंदर दाखिल होना, इस इलाके में पहुंचकर कंपास यानी कुतब नुमा में बगैर किसी ज़ाहिरी सबब की खराबी पैदा हो जाना वगैरह। कोलंबस के अमरीकी सफ़र को अब 5 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ये सवाल आज भी इस तरह बरकरार है कि इस इलाके में पानी की गहराइयों में, पानी के ऊपर और इसकी फिजाओं में ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी पुरअसरार ताकत है जिसकी तशरीह अक्ल इंसानी सैटेलाइट के इस जदीद दौर में भी अभी तक नहीं कर सकी। 1854 से पहले अरब लोग इस इलाके से गुजरते थे, लेकिन इनके जहाज़ों को कभी कोई हादसा या कोई गैर मामूली बात यहाँ देखने में नहीं आई। अलबत्ता तारीख में बाज़ वाक़ियात 1854 से पहले के भी मिलते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं जहाज़ों के कब्रिस्तान के बारे में जो बरमूदा ट्रायंगल में है। 1813 में अमेरिका के तीसरे नायब सदर एरम बन की बेटी थियोडोसिया, जो कि जनूबी कैरोलिना के गवर्नर जोसेफ अल्स्टोन की बीवी थी, अपने वक्त की ज़हीन तरीन और खूबसूरत तरीन लड़की समझी जाती थी, बरमूदा तकोन में गायब हो गई। थियोडोसिया अपने वालिद से मुलाकात के लिए इस वक्त की मशहूर कश्ती पैट्रियाट पर सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। पैट्रियाट का कप्तान इस वक्त के माहिर अमरीकी कप्तानों में शुमार होता था। इसके साथ इसका डॉक्टर और अमले के चंद अरकान थे, लेकिन थियोडोसिया और पैट्रियाट का अमला कभी न्यूयॉर्क ना पहुंच सका। अमरीकी नायब सदर होने की हैसियत से इसके बाप अर्बन बुर ने बेटी की तलाश में अपने तमाम तर वसाइल झोंक डाले, लेकिन ना ही कश्ती और ना ही इस पर सवार अफराद का कुछ पता लग सका। 1814 अमरीकी बहरी बेड़े के मशहूर जहाज वास्प को भी बरमूदा ट्रायंगल निगल गया। इसका कप्तान कोई मामूली कप्तान नहीं था, बल्कि अमरीकी अवाम व ख्वास का हीरो, बरतानवी बेड़े के मजबूत तरीन जहाज रेनडियर को सिर्फ 27 मिनट में शिकस्त देने वाला जोनेस्टन ब्लैकले था। इस फतह के फौरन बाद किसी को कुछ खबर नहीं कि ब्लैकले अपने स्टाफ को और जहाज के साथ किस दुनिया में जा पहुंचा। इसी तरह पहली जंग अजीम के वक्त मार्च 1918 में अमरीकी बहरी जहाज साइक्लोपस USA इस इलाके में गायब हो गया। इस पर 14,500 टन खाम माल लदा हुआ था, जो कि जंग के दौरान इस्तेमाल होता था। जाशुआ स्लोकम एक ऐसा कप्तान जो न सिर्फ अमरीकी बहरिया की तारीख का बल्कि सारी दुनिया की बहरिया की तारीख में अपना नाम रखता है। बचपन से समंदर की मौजों से खेलने वाला, सबसे पहले तनहा सारी दुनिया की समंदरी सैर करने वाला, सारी उम्र खतरनाक समंदरी तूफानों का मुकाबला करते रहने के बाद जब 1909 में एक सफर पर अपनी कश्ती अस्प्रे पर रवाना हुआ तो फिर हमेशा के लिए बरमूदा तकोन में अपनी कश्ती के साथ गायब हो गया। इसका और इसकी कश्ती का कोई सुराग आज तक नहीं मिल सका। नाजरीन, क्या आप यकीन करेंगे कि अगर आपको ये बताया जाए कि एक जहाज बरमूदा के समंदर में खड़ा है, लेकिन मुसाफिर और कप्तान लापता हैं। खाने की मेज़ों पर खाना इस तरह लगा हो गोया सवार खाना खाते खाते अभी किसी काम से उठ कर गए हों।
نہ کسی حادثے کے آثار، نہ کسی لوٹ مار کی کوئی نشانی۔ آخر تمام سوار اچانک بیچ سمندر میں کھانا چھوڑ کر کس کے مہمان بن گئے؟ یہ حادثہ کیرول ڈیئرنگ نامی جہاز کے ساتھ پیش آیا۔ جہاز کا اگلا حصہ ساحل پر ریت میں دھسا ہوا تھا، جبکہ پچھلا حصہ پانی میں تھا۔ کھانے کی میزوں پر کھانا لگا ہوا تھا، کرسیاں تھوڑی سی پیچھے کی جانب کھسکی ہوئی تھیں، گویا اس کے سوار کسی غیر متوقع بات پیش آنے پر اپنی جگہ سے اٹھے ہوں اور پھر واپس آنا چاہتے ہوں، لیکن پھر وہ کبھی اپنی کرسیوں پر واپس نہیں آ سکے۔ کرسیوں اور میزوں پر رکھی کھانے کی پلیٹوں کو دیکھ کر کسی ہنگامے یا بھگدڑ کے کوئی آثار وہاں نظر نہیں آتے تھے۔ جہاز کی حالت دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی لوٹ مار کی واردات ہوئی ہے۔ پھر سب سے زیادہ حیرت کی بات تھی کہ اتنے بڑے جہاز کو ساحل پر کون لایا اور اس کے سواروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، کیونکہ اتنے بڑے جہاز کا اتنے کم پانی میں آنا ناممکن ہے۔ یہ جہاز جیزی ڈائرنگ کمپنی آف پورٹ لینڈ کی ملکیت تھا۔ ہیری کونوور، مشہور امریکی ارب پتی، ماہر جنگی پائلٹ، کشتیوں کی دوڑ جیتنے والا ماہر کپتان، 1958 میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ برمودا تکون کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا، لیکن اس بار صرف افراد اغوا کیے گئے، جبکہ ان کی کشتی میامی یعنی فلوریڈا کے ساحل سے 80 میل شمال میں ایک کنارے پر ملی۔ ہیری کونوور اور اس کے ساتھی کشتی سے غائب تھے۔ ناظرین، اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد ہی درست حالت میں بغیر کسی خرابی کے اوپر آ جائے؟ ایک جہاز برمودا تکون کے پانی پر تیرتا رہا۔ سمندر کی موجیں اس سے اٹکھیلیاں کر رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی نہیں، بالکل خالی ہے، نہ کپتان، نہ عملہ اور نہ کوئی سوار۔ اس جہاز کا نام لادا ہاما ہے۔ ایس ایز ٹیک کے کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھا وہ کچھ یوں ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، نہ کسی نے کسی چیز کو اٹھایا ہے اور نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، نہ کوئی لوٹ مار کی واردات ہے اور نہ ہی کوئی حادثہ نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ کپتان کا قلم اور دوربین بھی اس طرح رکھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ بحری جہاز رانی کے ریکارڈ میں یہ جہاز ڈوب چکا تھا، جس کو ڈوبتے ہوئے اٹلی کی ریکس نامی کشتی کے سواروں اور عملے نے خود دیکھا تھا۔ ذرا سوچئے، یہ کون اغوا کار ہیں جو جہاز سے بیش قیمتی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں لیتے اور نہ ہی اغوا کرنے کے بعد اپنا کوئی مطالبہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر جاتے کہاں ہیں؟ ایسے واقعات جن کی کوئی قابل اطمینان تشریح نہیں کی جا سکتی۔ کیا برمودا کے اندر یہ واقعات اتفاقی ہیں یا کوئی منظم قوت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کرتی رہی ہے؟ ماہرین خاموش ہیں، بلکہ خاموش کر دیے گئے ہیں۔ تحقیق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، مکمل خاموشی، بلکہ موت کا سناٹا۔ آخر ایسا کیا ہے؟ ماہرین کے نزدیک ایک بات طے شدہ ہے کہ ان تمام واقعات سے بحری قزاقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی حادثے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جہاز پر موجود نقد پیسہ یا کوئی اور قیمتی اشیاء اٹھا لی گئی ہو۔ نیز ان غائب ہونے والے جہازوں کی جانب سے سمندر میں موجود پہرے داری کے مراکز نے کبھی امداد طلب کرنے کا کوئی اشارہ بھی وصول نہیں کیا۔ البتہ بعض مرتبہ کچھ پیغامات موصول ہوئے جو واضح نہیں تھے۔ برمودا ٹرائینگل میں بڑے بڑے جہازوں کا غائب ہو جانا ہی کیا کم پراسرار تھا۔ فضا میں اڑتے طیارے بھی نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہونے لگے اور پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ جنگی اور مسافر بردار طیارے اڑتے اڑتے اچانک غائب ہو جائیں، جبکہ موسم بھی بالکل صاف ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آسمان ان کو نگل گیا؟ کیا برمودا تکون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ قوت ان کو اغوا کر کے لے گئی؟ طیاروں کا ملبہ بھی نہ مل سکا اور نہ ہی پائلٹ ہنگامی پیغام اپنے اسٹیشن کو بھیج سکے۔ اگر کبھی کوئی بھیجنے میں کامیاب ہوا بھی تو وہ پیغام اس حالت میں اسٹیشن پہنچا کہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ پیغام کا مطلب کیا ہے۔ 1945 کی ایک شام برمودا تکون کی پراسراریت میں اور اضافہ کر گئی۔ ابھی شام کا ابتدائی وقت تھا، موسم صاف اور فضا بڑی خوشگوار تھی۔ تربیتی پروازوں کے لیے ایسا موسم بڑا سازگار ہوتا ہے۔
امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ایک ایئر بیس سے 12 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے۔ تمام طیاروں نے ایک چکر ایک ساتھ لگایا، پھر ان سب کو ان کے مرکز کی جانب سے الگ الگ پرواز کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ تمام طیارے الگ الگ پرواز کرنے لگے۔ اس دوران مرکز کو کسی بھی طیارے کی جانب سے کسی پریشانی یا خرابی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اپنے مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمام طیارے ایئر بیس پر واپس آنا شروع ہوئے۔ 10 واپس آ گئے لیکن 2 طیارے غائب ہو گئے۔ امریکی فضائیہ کے ہوابازوں نے اس علاقے کی فضاؤں اور سمندر کو چھان مارا، لیکن ان 2 طیاروں اور ان میں موجود پائلٹ اور انجینئر کا کچھ سراغ نہ مل سکا۔ ایئر بیس کو کسی حادثے یا مدد طلب کرنے کا پیغام بھی موصول نہیں ہوا۔ گویا اتنے بڑے طیارے برمودا کی فضاؤں میں تعلیل ہوئے یا پانی کی نظر ہو گئے، کچھ آج تک پتہ نہ چل سکا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہم پر رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ